एक ऐसे मिशन के बारे में बात करेंगे जिसके नतीजे में आज दुनिया का वाहिद इस्लामिक एटॉमिक बम तैयार है। न्यूक्लियर बॉम्ब को आप एज ए बॉम्ब ना लेंगे, डिटेरेंस है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जामन है। 1974 में इंडिया ने एक ऑपरेशन किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जिसमें उन्होंने अपना 1974 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो था उसका तजर्बा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जी कि हम घास खा लेंगे पर हम ये काम जरूर करेंगे। तो नहीं सोच सकते थे कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, कि पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा इसको। पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग कंट्री ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे अचीव की? पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज का बड़ा किरदार है इसके अंदर। पाकिस्तानियों को हिस्ट्री में, पास्ट में और फ्यूचर में कभी चाइना को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक हाईली इनरिच्ड जो यूरेनियम सैंपल्स थे वो दिए इनको, ताकि ये कोलैबोरेट कर सकें। ये पाकिस्तान में जो इनरिचमेंट हो रही थी उसको मैच किया जा सके उस स्टैंडर्ड जिसमें बॉम्ब बनाया जा सकता है। वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन थे। कहीं भी यूरेनियम इनरिच हो रही है, कहीं भी रिएक्टर प्लांट जो है प्लूटोनियम रिसर्च हो रही है, सेंट्रीफ्यूज के ऊपर काम हो रहा है। अगर ज्यूश बॉम्ब हो सकता है, क्रिश्चियन बॉम्ब हो सकता है, हिंदू बॉम्ब हो सकता है, तो व्हाई नॉट मुस्लिम बॉम्ब? जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज हम तारीख के झरोकों में से एक ऐसे मिशन के बारे में बात करेंगे जिसके नतीजे में आज दुनिया का वाहिद इस्लामिक एटॉमिक बम तैयार है। और इस टॉपिक में मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो दुनिया का वाहिद इस्लामिक एटॉमिक बम जो कि पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान को इसका आइडिया कैसे आया? बहुत इम्पोर्टेंट ये हमने आज टॉपिक चूज किया है। मैं समझता हूँ कि जो नई जनरेशन है उनको तो नहीं पता इस बात का कि हमारे शहीद जो अभी लड़ रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, जो हमारे फौज हैं, जो हमारे जो रियली पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कैसे उन्होंने हिस्ट्री में क्या क्या बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दे दिया है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी है उसको गारंटी करती है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम पाकिस्तान की गारंटी है इस वक्त के हिसाब से देखें। वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़, लेकिन अल्लाह ताला ने ही इस काबिल किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। अदरवाइज तो पाकिस्तान बहुत देर पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर देता। तो स्टोरी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं अपने नाजरीन से कहता हूँ कि हमने कोशिश पूरी की है कि हम सही इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ आपको दे सकें। लेकिन कहीं पे कोई एरर रह जाए तो हम आपसे पहले ही माज़रत चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए, वो जो हमने जो फेच की है इंफॉर्मेशन, कोशिश पूरी की है कि रेफरेंसेस के साथ हमें वो हमें मिले। 1974 में इंडिया ने एक ऑपरेशन किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जिसमें उन्होंने अपना 1974 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो था उसका तजर्बा कर दिया उन्होंने, पहला न्यूक्लियर का। अब वो उसकी एक मेन वजह ये थी कि वैसे तो वो तो नहीं सोच सकते थे कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, कि पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा इसको। लेकिन चूंकि 71 में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी थी वॉर में, और उस वॉर की शिकस्त ने पाकिस्तान इंडिया को इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था कि उन्होंने ये वाला काम भी कर दिया। ठीक है, दे वर श्योर कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। जो रिसोर्सेज और जो फंडिंग और जो फाइनेंस इंडियन आर्मी के पास बजट है, जो अगर ये पाकिस्तान आर्मी के पास हो तो ये डिफरेंट आर्मी है। ठीक है, उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी इतनी कैपेबल है। एनीवे 1974 में इन्होंने किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने बड़ा ही गॉट वेरी अपसेट। उन्होंने कहा जी कि हम भी ये ज़रूर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सैंक्शंस थी, बड़े हर कोई पाकिस्तान से जो था प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात थे, वो आज भी हैं, वो उस वक्त भी थे। तो बहरहाल ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा जी कि हम घास खा लेंगे पर हम ये काम जरूर करेंगे।
और फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर ज्यूश बॉम्ब हो सकता है, क्रिश्चियन बॉम्ब हो सकता है, हिंदू बॉम्ब हो सकता है, तो व्हाई नॉट मुस्लिम बॉम्ब? कि इनको हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? तो एक बहुत बड़ा वाक़या, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इवेंट मुस्लिम हिस्ट्री में, पूरे 1400-1500 साल की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज़ है। न्यूक्लियर बॉम्ब को आप एज़ ए बॉम्ब ना लें, ये डिटरेंस है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ज़ामन है, मटेरियलिस्टिकली मैं बात कर। जी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम किया और फ़ौरी तौर पे उन्होंने एक उसके पैनल एक और डिपार्टमेंट बनाया, जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को उन्होंने उसका एक हेड बना दिया। दोनों जो अदारे थे पैरेलल काम कर रहे थे और बेसिकली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, उस वक़्त का जो प्लान था और आज भी जो है, वो मेनली वो सिक्योरिटी के सर्वाइवल के लिए था, नॉट के एक्सपेंशन के लिए और मे बी थ्रेट के लिए था। आज भी पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर है, वो डिटरेंस के तौर पे कंसीडर किया जाता है और कोई पाकिस्तान ने आज तक कोई इसमें एग्रेसिव मूव नहीं की है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बड़ी मदद फरमाई और इन लोगों ने वाक़ई ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का एक बड़ा अज़ीम-ओ-शान कारनामा अंजाम दिया कि ये काम इन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत दिया कि पाकिस्तान आज इस काम इतने बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान न्यूक्लियर काम कर लेते हैं। या अच्छा, आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम लिया। बेशक सारे पाकिस्तानी मैं कहूँगा दुनिया में जितने भी जानते हैं इस चीज़ को, वो उनका नाम ज़रूर जानते हैं। उनके अलावा कौन से की पीपल थे जो ख़ास लोग थे उनके साथ साइंटिस्ट? कोई नाम बताइए? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे ना, वो बेसिकली उनको कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी रिसर्च का ना उनको हेड बनाया गया था, जिसमें कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया जाता था। यूरेनियम एनरिचमेंट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है, स्टेप है, जो अगर आपने कोई भी कंट्री अगर बॉम्ब बनाना चाहता है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ना, वो उसका पहला स्टेप है। हालाँकि इसके और भी बहुत इक्वली और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े काबिले एहतराम हैं, जिनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, जैसे डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब हैं, जो पाकिस्तान एनर्जी के जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हेड थे उस वक़्त। उनके ज़िम्मे में था कि वो रिएक्टर को की लुक आफ्टर करते थे और प्लूटोनियम रिसर्च कर रहे थे। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे, तो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे, सेपरेट काम कर रहे थे, ये कोटा रिसर्च लेबोरेटरी पे काम कर रहे थे। इस तरह एक लोअर जो ग्रेड में आते हैं, एक इंजीनियर थे, उनका नाम था इंजीनियर हफीज़ कुरैशी साहब। वो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज के ऊपर काम कर रहे थे और मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर जो समर मुबारक मन हैं, उनको इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट एक साइड पे एनरिचमेंट है, तो उस सिस्टम को डिलीवर भी तो करना है ना। तो डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काम जो था, ये सारा डॉक्टर समर मुबारक मन जो थे, इन्होंने कोल्ड टेस्ट और डिलीवरी सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया एंड ही इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दैट। नो वन एक्चुअली यू कुड नॉट कंप्लीट यू वुडन्ट हैव बी कंप्लीटेड द स्टफ एक्चुअली। ये काम हो नहीं सकता था जब तक ये सब लोग अपना-अपना किरदार अदा ना करें। 90 काबिल लोग थे। बहुत ही काबिल लोग थे और काबिल भी थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि डिसेंट्रलाइज़ थे, अपने-अपने डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। इनके अंदर कोई इसको इतना रखा गया था नीड टू नो जैसे के ऊपर के जितना भी जिसको ज़रूरत है उतना ही उसको या बताया। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया। ज़बरदस्त। अच्छा अहमद, मुझे बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी सैंक्शन थी और बड़ा ग्लोबली रिस्ट्रिक्शन थी पाकिस्तान में। फिर भी पाकिस्तान जैसे जो स्ट्रगलिंग कंट्री ने कैसे अचीव किया ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है? देखिए, जो सबसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट। अब हुआ क्या कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को पता चला कि भई इंडिया ने ऐसे कर दिया, तो ही गॉट रियली पैनिक। 71 में जो उनसे गलतियाँ हुई हैं ना, जो बांग्लादेश को बनाने में, उन्होंने उनकी रेपुटेशन को डेंट किया था बस। तो वो उसको रिकवर करना चाहते थे, उस सारी सिचुएशन को। अच्छा अहमद, आपने अभी अभी कहा कि पाकिस्तान में बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, सैंक्शन थी, ग्लोबली बड़ा प्रेशर था। फिर भी पाकिस्तान जैसे स्ट्रगल जो अभी बांग्लादेश बना, 2 टुकड़े हुआ पाकिस्तान, फिर भी उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की? देखिए, इसमें जो मैंने आपको पहले बताया ना, जो मुश्किल तरीन काम है ना, वो है यूरेनियम एनरिचमेंट का। और लकीली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे, वो एक हॉलैंड की एक कंपनी थी यूरेनको, उसके अंदर वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे और जब भुट्टो साहब को
भुट्टो साहब असल में पैनिक हो गए ना जब 71 ये 74 का जब काम हुआ ना, इस ऑपरेशन के बाद वो थोड़े से ना पैनिक हो गए। अब उनकी जो 71 में इनकी रेपुटेशन को डेंट पड़ा था ना बांग्लादेश बनने से, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को और जो भी हालात हुए, फिर इलेक्शन भी जीत गए। तो हालांकि वो मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी, तो उनको बनाना चाहिए था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने उनको कहा जी नहीं उधर तुम इधर हम, तो इन्होंने जानबूझ के, हालांकि बांग्लादेश की मेजोरिटी थी उनकी, तो ही वाज सपोज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन खाल वो रेसिज्म तो था हमेशा से अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में। बहरहाल उस रेपुटेशन को रिकवर करने के लिए के भी इनके काम आई ये चीज, और इन्होंने फिर बहुत ज्यादा कोशिश की। तो इन्होंने फिर उसी कोशिश के नतीजे में इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से उनसे रब्ता किया और उनको इनवाइट किया पाकिस्तान में आने के लिए। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे वो सेंट्रीफ्यूज जो इनरिचमेंट कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूज ब्लैक ब्लूप्रिंट इन्होंने किए, ट्रांसपोर्ट किए पाकिस्तान में, यानी कि किसी तरीके से स्मगल किए उन्होंने पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान में स्मगल किए गए वो जो चीज थी, ब्लूप्रिंट्स जो थे इसके सेंट्रीफ्यूज के, तो उसके बाद एक्चुअली फिर ये सारा प्लान सेट हुआ। फिर इन्होंने डिफरेंट एजेंसियां कंपनियां बनाई, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, मलेशिया में, दुबई में, जहाँ पे ये प्रिटेंड करते, बेसिकली पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज जो थी उन्होंने एक प्रॉपर कवर दिया इस, क्योंकि ये खाली ये एक चीज नहीं थी कि भैया आप यूरेनियम लिए हैं। उसमें देखे ना वहां से पार्ट्स लाइक मैनेजिंग स्टील, वैक्यूम पंप्स, इन्वर्टर्स, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, ये सारी चीजें जो ना स्मगल की गई पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्ट की गई बाय द फेक कंपनीज बना के इंटरनेशनल कंट्रीज में। और फिर ये कहा गया जी कि हम मेडिकल मेडिसिन वगैरह करते हैं, या इस तरह की जो ना उसको कवर दिया गया। और फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बड़ा किरदार अदा किया इसमें, कि जैसे जो डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटीज होती हैं, आप जब सामान लेके जाते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की। इतने चेक्स नहीं होते क्योंकि वो फ्री होता है ना एक चीज के तहत। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया गया। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज का बड़ा किरदार है इसके अंदर, इसके बगैर तो नामुमकिन था। तो इसी तरह तमाम साइंटिस्ट जो थे इनको बैकिंग की गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसको प्रॉपर बैकअप दिया, कवर दिया। वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे। इम्पॉसिबल था पाकिस्तान के लिए, आज तक कोई और कंट्री नहीं कर सका। इतने पावरफुल मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री, कितना पैसा इनके पास, बिल्डिंगें बना ली उन्होंने, हर चीज खा ली। पाकिस्तान एक गरीब कंट्री था, इतना पोलिटिकली भी डिस्टेबलाइज था, इतना अभी तक है, अभी तक हालात बड़े खराब है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे पाकिस्तान आर्मी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस मामले में जो भी, अब तो इतना आम हो गया है कि जो कुछ भी हालात पाकिस्तान के होते हैं, पाकिस्तान आर्मी की नजर होती है उसके ऊपर, और इनके लिए पॉसिबल है हर चीज को कंट्रोल करना। इसका एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने इमरान खान को कंट्रोल कर लिया है। देखे पूरा पाकिस्तान इमरान खान को मोस्ट पॉपुलर लीडर है, लेकिन इस वक्त उनकी नजर नहीं है इमरान खान को, वो नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ रहे, जाओ जो करना कर लो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस एक्सेप्शनली पावरफुल लोग हैं ये, और पाकिस्तान की शायद सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान की। अगर अहमद आप देखें हमारे जो हमसाए हैं पाकिस्तान के, वो कुछ इस तरह की है कि आपको सिक्योरिटी। आपको मैं एक बात बोलूं, हालांकि अफगानिस्तान के साथ बड़ा तल्लक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान को बहुत खतरा है। हालांकि होना नहीं चाहिए, इतने अच्छे तल्लकात, इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, लेकिन कभी भी वहां से भी कभी खैर की खबर नहीं आई। अच्छा, अपेरेंटली पाकिस्तान को अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? देखा जाए तो इंटरनेशनल फोर्सेज आती है ना, कभी रशिया आ जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तो ऐसे ही रगड़ा जाता है सारे चक्कर में। और उसके बावजूद बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी की जो भी स्ट्रेटजीज है पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ है। अल्लाह करे बलूचिस्तान में भी वो किसी तरीके से इस पे काबू पा सके, चाहे डायलॉग से या जो भी जो गलत लोग हैं उनको डील करके, तो वो फिट नहीं है। अच्छा अहमद, आपने जिस टाइम पे ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पूरा मिशन स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान के तो खैर अभी भी हालात इतने ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बुरे हालात थे। कुछ ऐसे बताइए कोई फॉरेन कंट्री जिन्होंने हेल्प की हो पाकिस्तान की? देखिए ओपनली तो किसी ने नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी सीक्रेट अंडरकवर प्रोग्राम था। बहुत अगेन आई से इट इज
पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज अमेजिंग लोग हैं, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल था। ओपनली तो किसी ने नहीं की, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तानियों को हिस्ट्री में, पास्ट में और फ्यूचर में कभी चाइना को नहीं भूलना चाहिए। चाइना वाज ऑलवेज ब्लेम, ही वाज सीए, जो सीए की इन्वेस्टिगेशंस थी और यूरोपियन डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जिसमें प्रूफ किया गया था कि चाइना ने बड़ी हेल्प की पाकिस्तान की इस सारे में, की तो अंडर कवर ही की उन्होंने सारी हेल्प, जिसमें बहुत बड़ी हेल्प तो ये थी कि उन्होंने एक हाईली इनरिच्ड जो यूरेनियम सैंपल्स थे वो दिए इनको, ताकि ये कोलैबोरेट कर सकें, ये पाकिस्तान में जो इनरिचमेंट हो रही थी उसको मैच किया जा सके उस स्टैंडर्ड पे जिस पे बॉम्ब बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने जो चश्मा पावर प्लांट था मेरे ख्याल में, उसको बनाने में भी उन्होंने बड़ी मदद की पाकिस्तान की। और मजेदारी की बात यह है कि एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के बिहाफ पे उन्होंने एक उनका एरिया है उसका नाम है लूप नॉर्थ, उसमें 1980s में ऑलरेडी उन्होंने एक बॉम्ब का टेस्ट भी किया पाकिस्तान के लिए 1980s में ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब कुछ सीक्रेटली किया गया था। अब आप इमेजिन करें कि 90, अब हमने तो 90 अभी किया ना, 98 में किया, तो 1980s में ऑलरेडी टेस्ट कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अपने इलाके में, लूप नोर उसका नाम है जहाँ पे हुआ था। तो चाइना स्टूड ऑलवेज विद पाकिस्तान, इवन रिसेंटली यूज अभी जो वाकया हुआ उसमें भी वो उन्होंने साथ दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मदद कर फंडिंग, फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो सऊदी अरेबिया ने की, लिबिया ने की। आपको पता भुट्टो से उनका बड़ा तल्लक था, कर्नल कजाफी का, और शाह फैसल जो थे बहुत अच्छी, वो बड़ी दे ट्रूली बिलीव ऑन यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, और इसीलिए उनको खत्म कर दिया गया, उनको हटाया इसलिए क्या है कि मुसलमानों की जो यूनिफिकेशन थी ये अलाउड नहीं है इस वक्त। मैंने कई दफा बोला है इसका लफ्ज कि जो आजकल का एरा टाइम चल रहा है ना, मुसलमानों की यूनिफिकेशन अलाउड नहीं है, इवन कि आप एक कंट्री में भी कुछ शिया कुछ सुन्नी को इस तरह बना दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मुसलमान यूनाइट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती। और यही वो जो वेस्टर्न पावर्स कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान यूनाइट हो। अदरवाइज आप ईरान को देखें कैसे डील किया इसराइल के साथ। मैं कहता हूँ इमेजिन करें, ड्रीम करें कि कतार और सऊदी अरेबिया और ईरान इकट्ठे खड़े हो एक प्लेटफॉर्म, कौन हाथ डाल सकता है? नोबडी। टर्की आ जाए साथ, ये सारे कंट्री इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान आ जाए, और इमेजिन करें कोई, ये इतने सुपर पावर है और अल्लाह की मदद भी शामिल है, बिल्कुल ईमान की ताकत, कोई इनको छू नहीं सकता। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, वेस्टर्न जो पॉलिटिक्स है ना, उनकी सक्सेस इसमें है, दीज पीपल शुड नेवर बी यूनाइटेड, कभी भी यूनाइटेड नहीं इनको होने देंगे, यूनाइट नहीं होने देंगे। दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया, लिबिया जो इन्होंने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने इसलिए की कि चले ये जब बना लेंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा। तो आप गौर करें कि इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज बड़ी हद तक ये बात सही है कि लिबिया के उसको भी हटाया गया लेटर ऑन, और फिर शाह फैसल को तो उसी वक्त शहीद कर दिया। तो ये इसका यानी कि सिचुएशन। अच्छा अहमद, एज अ इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान पे तो हमेशा एज ए वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ी गहरी नजर रही है, सीक्रेट सीआईए के एजेंट्स भी पाकिस्तान में फिरते रहे, ये वाला, फिर भी इतने सालों तक पाकिस्तान ने कैसे इसको सीक्रेट रखा? सबसे पहले जो ना, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इंटेलिजेंस सर्विसेज के, जो पाकिस्तान आर्मी ने बेसिकली टोटली कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इसको डिजाइन ही ऐसे किया है कि वो अपने लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे। सो इंटरनेशनली एक टर्म है जिसको, जैसे फर्ज करें मैं एक दो दफा मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो एक जगह पे, तो वहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं, यूके में ले लें, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूके में जैसे फर्ज करें कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जैसे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन है, एक डिपार्टमेंट है सोशल सर्विसेज का, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको अगर आप डॉक्टर हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप सोशल वर्कर हैं जो एक बच्चे की लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपको उतना ही बताया जाएगा जितनी आपने जिसके ऊपर काम करना है, बाकी स्टोरी बच्चे की नहीं बताई जाएगी। एक बच्चा है जो डोमेस्टिक वायलेंस से लिया गया, तो उसका, इसको टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं नीड टू नो। सो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया कि डिफरेंट सिटीज में ऑपरेशंस कायम किए। कहीं पे यूरेनियम इनरिच हो रही है, कहीं पे रिएक्टर प्लांट जो है प्लूटोनियम रिसर्च हो रही है, कहीं पे वो ये कर रहे हैं कि जो सेंट्रिफ्यूज के ऊपर काम हो रहा है। तो एंड द पीपल वर डिसेंट्रलाइज्ड,
and the department was decentralized. There was no such a thing कि भाई एक बंदे एक ही को बिल्डिंग में सब काम सबको पता नहीं था, पहली बात। स्पेसिफिक एरियाज में। अभी आप देखें ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, तो ये अब हुआ है 2025 में। पाकिस्तान की बात हम 1980s में कर रहे हैं, उस वक्त ये डिजाइन कर लिया गया था। इमेजिन करें पाकिस्तान कितना एडवांस था इंटेलिजेंस सर्विसेज में। उसके बाद जो कम्युनिकेशंस थी वो इनक्रिप्टेड थी, उसको बोलते हैं मिलिट्री ग्रेड साइफर्स। जब ये कम्युनिकेट करते थे तो अकॉर्डिंग टू दैट कोड वर्ड्स के जरिए कम्युनिकेशन की जाती थी, जो मिलिट्री और ये इनक्रिप्टेड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। जो डिप्लोमेट्स थे उनको मॉनिटर किया जाता था, जो फॉरेन नेशनल्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता था, ठीक है। और फिर यानी कि जो अच्छा मजेदार की बात ये जो प्लांट्स लगाए थे 4-5 शहरों में इन्होंने डिफरेंट, जैसे कोहोटा में था, डीजी खां में था, खुशाब में था, चश्मा में था, एक है इलाका नीलोर, यहाँ पे सारे ये प्लांट्स थे। मजेदार की बात है जब आप ऊपर से देखते हैं तो कोई पोल्ट्री फार्म है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई कुछ है, वो सैटेलाइट के जरिए उनको ऐसे डिस्गाइज किया गया था, ट्रेस नहीं किए जा सकते थे क्योंकि उनको ऊपर से वो डिफरेंट लगते थे चीजें। तो इस तरह इस सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया। आई विल डेफिनेटली से कि पाकिस्तान को बचाने में पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज का और पाकिस्तान आर्मी का बहुत हाथ जबरदस्त, इसके बगैर पाकिस्तान कभी। और 71 की वॉर के बाद तो वैसे ही इतना डिमोरलाइजेशन थी, पॉलिटिकल, आई स्टिल से चंद लोग थे आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का लॉस नहीं मैं मानता 71 का, बेसिकली पॉलिटिकल लॉस है पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान हारा है ना 71 में, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। अगर उनको बना दिया जाता मुजीबर रहमान को प्राइम मिनिस्टर तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग। नहीं, वो पंजाबियों का वो सारा मसला था, वो तो आपको पता, रेसिज्म था, या वो चलते रहा। अच्छा, हमें पाकिस्तान कितना करीब था इस, यानी कि इस प्रोग्राम का कोई लीक हुआ, कोई सैबोटाज होने के चांसेस थे? देखिए, जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ना तो ऑलरेडी उस वक्त जो बाकी कंट्रीज थे ना वो पैनिक हो गए थे, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया जा सकता था ये, लेकिन पाकिस्तान आगे जा चुका था बहुत। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने। तो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं लीक हुई, या ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज थी उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है, लेकिन और फिर इंडिया और इसराइल ने 1981 में पूरा प्लान कर लिया था कोहोटा के ऊपर अटैक करने के लिए, और उसका नाम रखा था ऑपरेशन ब्लू बर्ड। अच्छा। और ये ऑपरेशन ब्लू बर्ड जो तो ऑलमोस्ट इट वाज अबाउट टू ब्रेक आउट होने वाला था, तो क्या हुआ कि जो अमेरिकन थे ना उन्होंने इनको रोक दिया, इंडिया को और इसराइल को। स्पेशली उन्होंने इसराइल को मना किया कि पाकिस्तान के ऊपर ये काम ना किया जाए। अब मजे की बात, उस वक्त भी उनको डाउट था कि ये कर रहे हैं, क्योंकि वो जो साइट तो स्पॉटेड हो चुकी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस जगह तक पहुंच, डिक्लेयर्ड नहीं था। अब मसला ये है कि अल्लाह ताला ने सबब बनाना था पाकिस्तान के लिए। रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था, उस वक्त चल रही थी वो प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंडिया को अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। तो उन्होंने ना ब्लाइंड आइड की इस मामले में, उन्होंने कहा कि चलने दिया कि यार ये पाकिस्तान ने कहाँ जाना था, उनको पता है यहाँ पे हर कोई हमसे तो जाते हैं ये तैयार होके, तो ये इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये चीज पाकिस्तान की फेवर में चलेगी, पहला पॉइंट, जिसमें 1981 में जो ऑपरेशन ब्लू बर्ड था उसको खत्म किया गया। फिर एक अमेरिकन इंटेलिजेंस के थे, उनका नाम था CIA के एजेंट जिनका नाम था रिचर्ड बार्लो। उन्होंने भी कहा अमेरिकन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान जो है ना इट्स ऑलरेडी ऑन द वे, तो इसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी ना उन्होंने इस पे गौर नहीं किया। लेकिन एक चीज हो गई, जब पाकिस्तान को पता चला कि ये अटैक होने वाला है और अमेरिका ने मना किया है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कोहोटा को एक डमी के तौर पे बना दिया, और इनरिचमेंट के लिए वो जो सारा मटेरियल था वहां से वो उन्होंने ना बंकर्स में अंडरग्राउंड जो टनल्स बना के, टनल्स के जरिए जो बलोचिस्तान के नॉर्दर्न बलोचिस्तान का इलाका है, नॉर्दर्न पाकिस्तान का इलाका है, बलोचिस्तान के चागी के एरिया के साइड पे उन्होंने सारा वो जो ना यूरेनियम उधर मूव कर दिया। असल चीज यूरेनियम ही होती है इसकी, बेसिक जो मेन पार्टिकल यूज होता है। यस, तो इस तरह इन्होंने बचाया है, अल्लाह ने बचाया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंटेलिजेंस सही टाइम पे वो इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान आर्मी का बड़ा किरदार है इसके अंदर। वो तो मैंने सुनने में आया कि वो जो इजरायली और इंडियन प्लेन्स वो तो रेडी थे, हाँ ये अटैक करने लगे सुबह के, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया ना कि उन्होंने
इन्होंने एक काम तो ये किया कि इन्होंने अमेरिका से कंसल्ट किया, जी और दूसरा काम इन्होंने नहीं किया कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको मूव किया यूरेनियम जगह को। से टाइम कोहोटा आज भी वहीं पे वैसा ही है, लेकिन असल चीज जा चुकी है वहां पे नहीं कुछ भी है। Yeah. ठीक है। अच्छा अहमद, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कब सक्सेसफुल टेस्ट किया न्यूक्लियर? देखिए, जो कोल टेस्ट है ना, वो जो वर्किंग डिवाइस थी वो तो 1983 में पाकिस्तान ने कर दी थी, और जैसे 1980 में 81 में भी जो 80 में भी इन्होंने चाइना ने पाकिस्तान को एक कोल टेस्ट करके दिया था। लेकिन जो फिर क्या हुआ कि फिर 28 मई को 1998 को योम तकबीर मनाया गया, तो जिसके अंदर पाकिस्तान ने फिर 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो थे ना उनका टेस्ट किया चागी हिल्स बलूचिस्तान के अंदर। तो ये एक ऑफिशियल रिस्पांस था इंडिया को कि भाई अनाउंसमेंट थी, वैसे तो पाकिस्तान के पास पहले से थे लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। पर ये है कि असल में यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये किया गया था ना, उस वक्त भी एक इंटेलिजेंस सर्विसेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 13 बॉम्ब ऑलरेडी मौजूद थे जब ये जब ये 5 को अनाउंस किया गया। उस वक्त 90 जो उनको उस वक्त 13 वर्किंग डिवाइसेस मौजूद थी पाकिस्तान के पास। एंड जो टेस्ट साइट हैज बीन प्रीपेड सिंस 1980 में से ये 13 डिवाइसें तैयार करके रखी गई हुई थी आपके पास के खुदा ना खास्ता अगर इंडिया कुछ करता है तो इसके बाद जो है ना कर दिया जाता है। तो फिर ये है कि ये सब कुछ जो बनाया गया था, इसको वॉर हेड्स और ये वो सबको फिर सीक्रेटली ये मूव भी करते रहे एक से दूसरी जगह पे, ताकि जो दुश्मन है वो उसको सबूताज ना कर सके या उसके ऊपर हमला ना कर सके। अच्छा, मैं उस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। अच्छा, मैं जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम तारीख के झरोकों में से जो पाकिस्तान न्यूक्लियर जर्नी जो रही है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन बनाने की, आप उसमें से क्या मोरल चीज या स्ट्रेटेजिक या फिलोसफिकल एक चीज निकालते हैं कि जो पाकिस्तान को हासिल हुई है? देखें, जो मोरल इसमें आप ये निकाल सकते हैं कि जब विल है ना देन कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे। पाकिस्तान के इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सैंक्शंस, बुरे हालात, लेकिन जब इस पॉइंट पे ना पूरी कौम इकट्ठी थी, दुश्मन भी दोस्त थे, तो ये वो पॉइंट था जब सब लोग इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान की हर अदारे ने मिल के काम किया इसके ऊपर जो रेलेवेंट थे। और स्पेशली फिर एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा है कि ऐसी गरीब कौम जो है जिनके खाना नहीं वो खा सक रहे, कंट्री रिसेंटली ब्रेक हुआ है, उस मुल्क ने इवेंचुअली इसको कंप्लीट किया है। आज तक पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है और वो होने नहीं दिए जा रहे इंटरनेशनली। यानी कि कुछ मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आर्मी मस्ट है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं मस्ट है। पाकिस्तान एक दिन सर्वाइव नहीं करेगा इनके बगैर। इक्वली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोग जिसको चाहते हैं ना, उनकी सिविल गवर्नमेंट भी मस्ट है। अगर आज इमरान खान को लोग चाहते हैं तो पैरेलल टू पाकिस्तान आर्मी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। देखें, दोनों का अपना अपना काम, सिविल गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान आर्मी का। तो मैं समझता हूँ कि जो एक चीज सिर्फ कर दी जाए कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि भाई पाकिस्तान ओबियसली 200 अगर 240 मिलियन 24 करोड़ पीपल है, 24 करोड़ पीपल है, तो वो पागल तो नहीं है। वो लोग मोहब्बत करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है। पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली पाकिस्तान की होने की एक गारंटी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। अगर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के लोगों के सिलेक्ट करता हूँ, और पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो अपना काम जो कर रही है आउटस्टैंडिंग है। दुनिया के पाकिस्तान इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, सच्चे लोग आए जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान कौम ने इतने बुरे हालात में न्यूक्लियर बना दिया है, तो इमेजिन करें अच्छे हालात में पाकिस्तान कहाँ पे हो। तो आई से थैंक यू टू पाकिस्तान आर्मी, आई थैंक यू टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज। उन लोगों ने जिन लोगों ने ये काम किया है न्यूक्लियर के बारे में, वो लोगों की मेहरबानी को पाकिस्तानी भुला नहीं सकते, हमेशा कायम रहेगी।
क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान आज तक है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके काम का। मैं अभी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो भी प्रोग्राम है, वो एक डिटरेंस है, वो एक प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि अटैक के लिए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि कभी चीन की ज़रूरत भी ना पड़े और जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए और हम साथ में प्यार मोहब्बत हैं, जैसे यूरोप में है इस वक़्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी और अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।